परिवर्तन, परिणाम में परिवर्तन शामिल रहता है। पदार्थावस्था में क्या परिवर्तन है? तो रूप परिवर्तन है। तो पदार्थावस्था परिणाम पूर्वक यथास्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। तो अपनी यथास्थिति के साथ पूरक रूप में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोजनशील है पदार्थावस्था। प्राणावस्था में क्या है? तो प्राणावस्था परिणाम पूर्वक। इसमें भैया पदार्थावस्था परिणाम पूर्वक यथास्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। हाँ, प्रयोजनशील है। तो जो ये प्रयोजनशील यहाँ को कैसे पूर्णता के अर्थ में प्रयोजनशील को लिया गया? प्रयोजनशील मतलब विकास की ओर गतिशील है। अच्छा, ठीक है ना। पदार्थावस्था में विकास है ना, तो विकास ही उसका प्रयोजन है। ठीक है भैया, है ना। और उसमें जो परिणाम परिवर्तन है वो रूप परिवर्तन के रूप में है। जी जी जी, है ना। फिर प्राणावस्था प्रयोजनशील मतलब विकास की ओर अपनी अगली अवस्था को प्रकट कर रहा है। हाँ जी जी, मतलब उसका जो संपूर्ण क्रियाकलाप है पदार्थावस्था का, वो क्रियाकलाप जो है प्राणावस्था के प्रकटन के लिए है ना, यानी विकास के लिए, विकास क्रम के लिए। है ना। एक रूप में देखेंगे विकास क्रम के रूप में, दूसरे में देखेंगे तो विकास के लिए। है ना। जैसे परमाणु में देखेंगे तो परमाणु का भी रूप परिवर्तन है ना, जड़ परमाणु से चैतन्य परमाणु, ये भी रूप का परिवर्तन। जी बिल्कुल, हाँ। है ना। परिणाम का परिवर्तन, रूप का परिवर्तन। जी। तो इस रूप में पूरक है ना, यथा स्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है ना, पूरक होते हुए। और यदि विकास क्रम में देखेंगे तो पदार्थावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक है। जी जी, है ना, उस रूप में। समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में भी देख सकते हैं भैया। समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में भी प्रयोजनशीलता को पहचान है। ठीक है, क्योंकि मानव के लिए भी पूरक है ना, मानव के लिए पूरक है ना पदार्थावस्था, हवा पानी मट्टी वगैरह सब है। जी हाँ बिल्कुल जी। और इसके अलावा जो आर्थिक कार्यक्रम है ना, जिसको हम लोग आर्थिक समृद्धि कह रहे हैं, भौतिक समृद्धि कह रहे हैं, वो भी पदार्थावस्था ही है ना। उस रूप में भी मानव समृद्धि को अनुभव कर सके, इसमें भी पूरक है। क्योंकि समृद्धि जो है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के रूप में ही रहती है। फिर प्राणावस्था में जो परिणाम पूर्वक, तो प्राणावस्था में परिणाम पूर्वक क्या हो रहा है? तो उसमें स्पंदन पुष्टि सहित रचनाशील यथास्थिति व पूरक के रूप में प्रयोजनशील है। तो इसमें प्राणावस्था में भी परिवर्तन होता है, जो बीज परिवर्तन के रूप में है ना। और इसमें जो बीज परिवर्तन के रूप में ही परिणाम है, और परिणाम पूर्वक यानी परिणाम के साथ उसमें स्पंदन की क्रिया है, पुष्टि की क्रिया है, और उसमें रचनाशीलता है ना, रचनाओं को बनाने की, है ना, रचनाशीलता है। और इस रूप में प्राणावस्था एक यथास्थिति है, और ये यथास्थिति होते पूरकता के रूप में प्रयोजनशील है, जिसको योगेश भाई ने कहा सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हुए। है ना। इसी प्रकार जीवावस्था में परिवर्तन परिणाम सहित, तो जीवावस्था में परिवर्तन क्या है? वंश परिवर्तन है। तो वंश परिवर्तन के साथ परिणाम सहित जीने की आशा पूर्वक यथास्थिति है, और पूरकता सहित प्रयोजनशील है। मानव ज्ञानावस्था में गम्य है, यह परिमार्जन पूर्वक जागृति और जागृति पूर्ण सहज परंपरा के रूप में है। और यही यथास्थिति पूरकता के रूप में प्रमाण होना पाया गया है। जब मानव ज्ञानावस्था के रूप में, है ना, जागृत परंपरा के रूप में, यानी जागृति और जागृति पूर्ण परंपरा के रूप में स्थापित हो जाता है, तभी वो यथास्थिति पूरकता के रूप में प्रमाण होना पाया जाएगा। है ना, ऐसा है। और इससे पूर्व क्या है? तो भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में
भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मानव स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में असमर्थ है या समर्थ नहीं है और ना ही हो सकता है, ऐसा लिखा। भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मानव स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है और ना हो सकता है। यह ज्वलंत तथ्य ही, यह जो ज्वलंत तत्व है जो ऊपर बताया, यह जो ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन का प्रधान कारण है, भोग संस्कृति का आधार नहीं है। इसीलिए, क्योंकि भोग संस्कृति का आधार नहीं है, इसीलिए विचार परिवर्तन और परिमार्जन का प्रधान कारण है। तो संस्कृति विहीन जीवन में तृप्ति, अभय, संतुलन एवं समाधान नहीं है। यदि मानव में संस्कृति विहीन जीवन है, उस स्थिति में, संस्कृति का मतलब होता है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ मानव, है ना, यानी जिसको अपन पूरकता कह रहे हैं, पूरकता का निर्वाह करता हुआ मानव, परंपरा, उसको संस्कृति कह रहे हैं ना। तो संस्कृति विहीन जीवन में तृप्ति नहीं है, अभय नहीं है, संतुलन नहीं है और समाधान नहीं है। जबकि पूरी जागृति व्यवस्था तृप्ति, अभय, संतुलन और समाधान के लिए है। और इसलिए भी संस्कृति के अभाव में सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। तो इसलिए संस्कृति जो है पहली अनिवार्य आवश्यकता है। यदि संस्कृति, भैया, हाँ जी, पिछली लाइन जो है भोग संस्कृति का आधार नहीं है, तो भोग के बाद कॉमा लगा देना यथेष्ट होगा? कहाँ पर है? जस्ट पिछली वाली लाइन जो पढ़ रहे हैं उसके पहले वाली लाइन, भोग संस्कृति का आधार नहीं है। नहीं, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि दो अर्थ निकलते हैं। यदि भोग के बाद कॉमा लगाते हैं तो वो संस्कृति का आधार नहीं बन सकता भोग, और यदि नहीं लगाते हैं तो भोग संस्कृति का आधार नहीं है। भोग संस्कृति एक शब्द हो गया। नहीं, भोग और संस्कृति को कहाँ जोड़ा है? दोनों इसका आधार नहीं है उसके, हाँ, उसके साथ किसी को जोड़ा नहीं है ना। भोग के साथ संस्कृति को जोड़ा नहीं है। नहीं, भोग संस्कृति अगर आप एक साथ देते हैं तो उसका आधार नहीं है, क्या नहीं है, दूसरा तो कोई शब्द है नहीं यहाँ पे, इसीलिए ये सही है। नहीं, लेकिन भोग और संस्कृति को ऐसा लिखा भी नहीं है कि हमको एक साथ पढ़ना पड़े। हाँ, वही बोल रहा हूँ, दोनों अलग ही लिखे हैं। भोग और संस्कृति एक शब्द के रूप में लिखा ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें तो साफ ही है ना, जो भोग जो है वो संस्कृति का आधार नहीं, कहने का मतलब यही। जी ठीक है। भोग जो है वो संस्कृति का आधार नहीं, और फिर इसीलिए लिखा है कि संस्कृति विहीन जीवन में, यानी यदि संस्कृति नहीं है तो तृप्ति, अभय और संतुलन और समाधान नहीं है। ये फिर इसके बाद लिखा है कि जबकि जागृत व्यवस्था में तृप्ति, अभय, संतुलन और समाधान के लिए ही है। फिर इसीलिए सुरेंद्र भैया, कोई आपको शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, पद्मा जी या कोई? पूछिए। यहाँ इस पैरा में अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक, क्या है वो अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक? भोग एवं बहुभोग जीवन में हाँ, मनुष्य स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए, क्या है वो अग्रिम पीढ़ी के आचरण? एक मिनट। आने वाली पीढ़ी, आगे की पीढ़ी को वो आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त नहीं कर पाएगा अगर भोग एवं भोगवादी जीवन में रत है।
फ्यूचर का व्यू। हाँ, आगे वाली पीढ़ी फ्यूचर जो है ना, जनरेशन, आगे की पीढ़ी को अग्रिम वो पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन, है ना। हम्म फ्यूचर जनरेशन में आचरण पूर्णता और जागृति के लिए जो है ना शिक्षा नहीं दे पाएगा। यदि वो उसका जीवन यदि भोग और बहुभोग में है तो वो शिक्षा की वस्तु को नहीं पहचान पाएगा, है ना। और वो और स्वस्थ भी नहीं बना पाएगा खुद को। दोनों बातें हैं ना। वो तो दिखते हैं हम स्वस्थ नहीं बना पाते हो। हाँ, स्वस्थ का मतलब मन स्वस्थता और शरीर स्वस्थता, शरीर स्वस्थता भी, वातावरण स्वस्थता, है ना, हम्म। सभी की स्वस्थता की बात। ओके, थैंक यू भैया। फिर लिखा है संस्कृति के अभाव में, यदि संस्कृति का अभाव है तो सभ्यता विधि व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। मतलब इस सब में शंका बना ही रहे, अभी बना ही रहता है। सभ्यता विधि और व्यवस्था में संदेह, डाउट बना रहता है ना। इसीलिए यही और ये जो संदेह बना रहता है उसी के कारण से क्षोभ, संताप, आवेश, रोष, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, आतंक, भय और उद्वेग के रूप में स्पष्ट होता है ना। क्षोभ का मतलब होता है कि जिसको अपन कहते हैं थक जाना, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, उसको क्षोभ कहते हैं। संताप का मतलब है कि उसके कारण से क्षुब्धता के कारण से दुख का बढ़ जाना, है ना, ऐसा। आवेश आता है, गुस्सा आना, रोष होना, है ना, गुस्से को व्यक्त करना, आक्रोश होना, द्वंद्व होना, प्रतिद्वंद होना, आतंक, भय और उद्वेग के रूप में स्पष्ट होता है। यदि संस्कृति के अभाव में इन सब में संदिग्धता बनी रहती है, यानी असभ्यता, विधि विहीनता और अव्यवस्था बनी रहती है, उस स्थिति में मानव के आचरण में यानी मानव समाज में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्षोभ, संताप, आवेश, रोष, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, आतंक, भय और उद्वेग। अभी हम लोग देख ही रहे हैं, रोज मीडिया में यही सब चलता रहता है ना। फिर इसके बाद है वह ईस्ट की ओर प्रगति के लिए बाधक है। वह यानी मानव, मानव ईस्ट की ओर मतलब जो वो पाना चाहता है, यानी समाधान, समृद्धि, अवैध या सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था या जागृति, जागृति की ओर प्रगति के लिए बाध्य है। यही मनुष्य में विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन की संभावना है। साथ ही संस्कारों में गुणात्मक उदय के लिए अवसर है। इसके बाद है संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही नियम त्रय का पालन है। इसी विधि से, नियम त्रय का पालन विधि से संयत भोग प्रवृत्ति, सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाता है। यदि हम नियम त्रय यानी बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। संस्कार जो आपने बोला, ये परंपरा में आगे तक जागृति को लेके जाना संस्कार है या संस्कृति है? संस्कृति के मूल में जो समझदारी है ना, उसको संस्कार कहते हैं ना। ठीक है। तो संस्कारों में यानी समझदारी में ही गुणात्मक विकास होता है क्रमशः, और जो गुणात्मक विकास है वही संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त होता है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, है ना। उसी का जो प्रत्यक्ष रूप है वो कैसे दिखता है, तो बौद्धिक नियमों में। तो बौद्धिक नियम क्या है? असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता और अभय, इस रूप में बौद्धिक नियम है। और सामाजिक नियम है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। और प्राकृतिक नियम है प्रकृति का जो संतुलन है, उदात्तीकरण है, पूरकता है ना, उपयोगिता, पूरकता है, ऋतु संतुलन, ताप संतुलन, खनिज संतुलन, इस रूप में प्राकृतिक नियम है। तो इन सब को पालन करने से, है ना, नियम त्रय को पालन करने से संयत भोग प्रवृत्ति आती है ना। संयत भोग प्रवृत्ति सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता उसमें स्वभाव सिद्ध हो जाती है। यदि हम में संयत भोग प्रवृत्ति आ जाती है तो सामाजिक मूल्यों का निर्वाह करने की प्रवृत्ति हमारे स्वभाव में आ जाती है ना, यह सिद्ध होती है,
ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है संयत भोग प्रवृत्ति का तात्पर्य है सार्वभौम व्यवस्था सहित प्रमाण, इस विधि से जीकर देखा गया है, इसीलिए यही सार्वभौमिक कामना है। संयत भोग प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहित प्रमाण से है, इसी विधि से जीकर देखा गया है, इसीलिए सार्वभौमिक कामना भी है। परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है। परिमार्जित विचार विवेकपूर्ण विज्ञान है, यही निपुणता कुशलता पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। प्रत्येक सिद्ध प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक ही जो प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? तो भोग परिणाम की सीमा में पशु मानव राक्षस मानव द्रष्टव्य है। भोग परिणाम की सीमा में पशु मानव राक्षस मानव द्रष्टव्य है। विचार परिणाम की सीमा में मनुष्य एवं देव मनुष्य मानव देव मानव प्रत्यक्ष है। और दिव्य मानव में कोई परिणाम परिवर्तन परिमार्जन की संभावना नहीं है, क्योंकि दिव्य मानव गंतव्य स्थिति में है, जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गए, यानी पूर्णता की स्थिति में, आचरण पूर्णता है, इसीलिए उसकी निरंतरता ही भावी है। तो इस तरीके से ये लिखा कि परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है, यही निपुणता कुशलता पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। प्रत्येक सिद्ध प्रयोग व्यवहार एवं अनुभूति पूर्वक ही है जो प्रत्यक्ष है। भोग परिणाम की सीमा में पशु मानव राक्षस मानव, विचार परिणाम की सीमा में मानव देव मानव, और दिव्य मानव में कोई परिणाम परिवर्तन परिमार्जन संभव नहीं है, क्योंकि दिव्य मानव गंतव्य स्थिति में या आचरण पूर्णता की स्थिति में और उसकी निरंतरता के रूप में है। इसलिए फिर इसके बाद अगला सूत्र है विज्ञान एवं विवेक क्षमता ही। विज्ञान एवं विवेक क्षमता को थोड़ा सा डिफाइन किया है। पदार्थ का रूप, इसको कैसे देखेंगे? तो पदार्थ का रूप, रूप में निहित गुण, गुण में निहित प्रभाव, प्रभाव में निहित स्वभाव। तो जिनको हम लोग रूप गुण स्वभाव बोल रहे हैं, तो वो इसी क्रम में ही स्पष्ट होता है। पहले पदार्थ में रूप स्पष्ट होता है, फिर रूप में सम विषम गुण स्पष्ट होते हैं, सम विषम गुण के रूप में प्रभाव रहता है ना। उसी से फिर स्वभाव की स्पष्टता होती है ना। जो चारों अवस्थाओं का अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव में निहित क्षमता और क्षमता में निहित गति है ना। जो स्वभाव में निहित क्षमता ही जो है श्रम के रूप में रहता है ना। क्षमता में निहित गति है ना, जो गति के रूप में श्रम गति, और गति में निहित विधि, जो गति है वो किसी निहित विधि से ही होती है, और विधि में निहित व्यवस्था, और व्यवस्था के अर्थ में होती है। व्यवस्था में निहित प्रभुता, प्रभुता का मतलब है सत्य संपन्नता है ना, न्याय धर्म सत्य संपन्न होना, वो प्रभुता है। यदि व्यवस्था यानी मानव परंपरा में न्याय धर्म सत्य संपन्नता है, उसी का नाम विभुता है। विभुता का मतलब उस मानव परंपरा का बना रहना, निरंतरता के अर्थ में है ना। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की निरंतरता के रूप में विभुता है। विभुता में निहित विभव है। विभव का मतलब है कि जो भी असामाजिकता है, विषमता है, उन सब का अंत हो जाना, अज्ञान का अंत हो जाना है ना। तो विभव में निहित विश्व और सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है। तो विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता में क्रम से ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, इनका अनुमान लगता है ना। यही परिमार्जनशीलता की उपलब्धि है। प्रमाण के पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है। तो पहले परिमार्जनशीलता की उपलब्धि है, प्रमाण से पूर्व अनुमान है। इसके बाद है विज्ञान का ऊर्ध्व एवं अधोगामी प्रयोग हुआ है। भैया इसको अपन थोड़ा और मुझे समझना है, ये पैराग्राफ बताइए क्या समझना है, बताइए। जैसे अब ये रूप गुण प्रभाव तक तो ठीक है,
प्रभाव से हाँ। स्वभाव भी ठीक है। ये क्षमता, क्षमता से गति, अब गति को जनरली दिमाग में जो पिक्चर आती है वो मूवमेंट के रूप में आती है, बट यहाँ गति मतलब मूवमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा वहां डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद फिर डिस्टर्ब भी हो गया मैं। तो क्षमता में निहित गति, गति में निहित विधि, यहाँ से थोड़ा अगर आप। अच्छा, आप मानव में देखिए, मानव में स्वभाव समझ में आ गया ना, धीरता, वीरता, उदारता। जी जी। अब यदि मान लीजिए आपके अंदर धीरता, वीरता, उदारता है, तो यही क्षमता है आपकी, और यही क्षमता है तो आगे के लिए आपकी गति है ना। मतलब आप के अंदर अगर धीरता, वीरता, उदारता है, तभी आप सामाजिकता के दिशा में गतिशील होंगे। तो सामाजिकता के क्षेत्र में जो गतिशीलता है वो विधि पूर्वक ही होगी, है ना। और विधि जो है व्यवस्था के अर्थ में ही होगी, और जो व्यवस्था है वो न्याय, धर्म, सत्य के साथ ही होगी, जिसको प्रभुता कह रहे हैं। तो यदि ये न्याय, धर्म, सत्य के साथ होगी, तभी वो अखंड समाज सार्वभौमता के रूप में विभुता है, यानी तीनों का बना रहना विभुता है। और जब ये इसकी परंपरा का बन जाना विभव है ना। तो विभव के साथ ये संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व है ना, अनंत पृथ्वी है, जो सत्ता में समाहित हैं, ऐसा अनुमान होता है, ऐसा बोल। ठीक है, इसको हमने उसमें देख लिया, इसी को आप उसमें भी देख सकते हैं, पदार्थावस्था में भी देख सकते हैं, प्राणावस्था में भी देख सकते हैं, है ना। और ये प्रमाण के पूर्व अनुमान गातव्य है, मतलब ये जो सत्ता में समाहित विश्व का जो प्रमाण है, इसके पूर्व का अनुमान, ऐसा कुछ है क्या? ये अभी अनुमान है ना। ये अभी अनुमान है जी। हाँ, अभी ये प्रमाणित होगा, उससे पूर्व अनुमान है, तो ये बोले। ठीक है, ठीक है भैया 3 बज गए हैं, यहीं तक करते जी। ठीक रहता। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है, यही खत्म करते हैं। हाँ, बस अभी थैंक यू 1.5 पेज बचा है, इसको कल कर लेंगे, है ना। हाँ भैया, और थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। हाँ भैया, तो आज रिवाइज कर आज गति ठीक रही ना। ठीक रही भैया, ठीक है भैया। ठीक है। तो रिवीजन का भी एक अपना महत्व है, उसको हाँ, बार बार अपने हैं, ठीक बात है। भले 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, उसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन जी जी। हमको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। थैंक यू भैया। हरिहर। नमस्ते भैया। हरि हरि। हरि हर, सबको नमस्ते।